अंग्रेजों से गुलाम हो गया और स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग्रेजों से मुक्ति पाने के बाद में आज किसान पुनः बाजार से गुलाम हो गया। और हमारे 3 दिन का ये जो सत्र चल रहा है, इसमें यदि बाजारवाद एक बार हाथ खड़ा कर दे तो हम अपने कार्य को रोक दें, ऐसी स्थितियां बनती हैं। प्रथम जो हमारा आदान है, हमारा बीज है, 70% किसान अपना बीज बाजार से लेके आते हैं। यदि बाजार 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ठप हो जाए या बंद हो जाए, वो भी बिजाई के समय, तो 70% हमारा किसान का कारोबार बाजार से चलता है और बाजार 10 दिन बंद हो गया, तो क्या हम बिजाई कर पाएंगे? तो इसका मतलब हम किसके गुलाम हो गए? बाजार के। दूसरी बात, बीज के बाद बारी आती है हमारी खाद की। पुनः 80% किसान भारत का यदि उसको खाद की जरूरत पड़े तो विकल्प के तौर पर यूरिया, डीएपी या अन्य जो खाद है वो कहां से लेके आएगा? यदि 10, 15 दिन, 20 दिन ये बाजार में खाद इंडस्ट्री हड़ताल करती है, क्या हम खेती कर पाएंगे? इसका मतलब हम इनके भी गुलाम हैं। तीसरी बात, खाद डाल दिया, अच्छा खाद दे दिया, अच्छा बीज लगा दिया, लेकिन वर्तमान में जो कीड़ों की समस्या है, रोगों की समस्या है, इसके समाधान के लिए यदि जो कीट नियंत्रक की बात हो रही है, कीटनाशक की बात हो रही है, रोगनाशक की बात हो रही है, यदि ये इंडस्ट्री 10 दिन की हड़ताल करें, तो क्या आपके पास कीट नियंत्रण का विकल्प है? इसका मतलब कीट नियंत्रण के विषय में भी हम बाजार के गुलाम हैं, रोग नियंत्रण के विषय में भी हम गुलाम हैं। एक नया विषय और चल रहा है। यदि हमारे खेत में कचरा ज्यादा हो गया तो कचरे को निपटाने के लिए भी हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है, तो उस कचरे के निदान के लिए भी जो खरपतवारनाशी है, इसको खरीदने के लिए हम किसके गुलाम हैं? बाजार के गुलाम हैं। तो अर्थ ये आता है कि बुआई से बाजार तक किसान किसका गुलाम हो चुका है? क्या हम स्वतंत्र हैं? दूसरी बात, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गुलामी की जंजीरों से भारत मां को मुक्ति दिलाने के प्रयास हो रहे थे। आज पुनः गुलामी की जंजीरें से हम जो हमारा किसान जकड़ रहा है, तो किसान के लिए जो मूल आधार है वो धरती है, वो धरती मां है। तो पुनः धरती मां आज बाजारवाद से जंजीरों में जकड़ रही है। इसके बारे में भी हम सबको चिंतन करना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। अब आप सब लोग ये कहते हैं इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सुबह हमने हमारे श्रमिकों से, हमारी टीम के मेंबर से, हमारे किसानों से हमने एक बात पूछी। 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास में जमीन नहीं है। मेरे पास में 20 से 30 ऐसे स्टाफ हैं जो टेक्निकल है, साइंटिस्ट हैं। उनमें से 20%, 30% ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट हैं, कुछ लैब असिस्टेंट हैं। हमने सबने कहा क्या हम अगले जो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा, उस दिन हम हमारा कुछ क्षण भर का ऐसा प्रयास हम करके दिखाएंगे कि हम एक नया स्वतंत्रता का नया अध्याय हम लिख पाएंगे। तो मेरे मन में नया प्रश्न आया कि इनके पास तो जमीन है ही नहीं, तो ये कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? इस तरह की लड़ाई लड़के स्वतंत्रता का जो नया अध्याय लिखेंगे। तो 2 विषय मेरे मन में आए। पहला, आप में से भी इसलिए रख रहा हूं कि हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास जमीन नहीं है। जमीन होना या नहीं होना विषय ये भी है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि इस धरती मां को बाजार की व्यवस्था से मुक्त करने के लिए यदि आपके पास जमीन है तो 1 बीघे से आप शुरुआत कीजिए। बीज अपना, खाद अपना, दवाई अपनी, बाजार अपना। दूसरी बात, यदि आपके पास जमीन नहीं है तो आप 365 में से 30 दिन का जो भोजन है जैविक करना शुरू कीजिए कि मैं वर्ष में 30 दिन जो भोजन करूंगा वो बिना जहर का होगा, बिना यूरिया का होगा, बिना डीएपी की होगा। मेरी बात से आप लोग सभी सहमत हैं ना?
कार्यक्रम अपना पूरे 3 दिन से हम लोग ऐसे तैयार कर रहे हैं कि हम अपना बीज स्वयं का तैयार करें। लेकिन ये कब होगा? अब कई प्रश्न ये उठते हैं कि मेरे पास तो 100 बीघा जमीन है, कई कहते हैं मैं बीज अपना तैयार करूंगा। मन में प्रश्न ये लेके चलते हैं कि भय है कि मैं देसी बीज लगाऊंगा, मेरा उत्पादन कम हो सकता है। ये केवल भय है, संशय है, कंफ्यूजन है, करेक्ट नहीं है कि ऐसा ही होना है। तो क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग 1 बीघा जमीन के लिए क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मैं मेरी 1 बीघा भूमि के अंदर, 1 एकड़ भूमि के अंदर जो खेती करूंगा उसका बीज स्वयं ही तैयार करूंगा? क्या आप लोग सहमत हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे, कितने लोग सहमत हैं इस बात पे? बोलो भारत माता की जय। यदि बीज हम सभी लोग स्वयं तैयार करेंगे, अब एक बात हो, मैं मेरे 1 बीघा जमीन में स्वयं का बीज, स्वयं का खाद, सारा काम अपने खुद के खेत पर खुद तैयार करूंगा। लेकिन एक जिम्मेदारी भारतीय किसान संघ के सानिध्य में आपको और मिलने जा रही है। जब मैं 1 बीघे में अपना प्रयास तो कर रहा हूं, क्यों नहीं मेरे साथ 3 लोगों को और जोड़ लूं और उनसे इतना निवेदन करना है। सुबह हमारे झंडारोहण के लिए हमारे किसान आए थे, तो तीनों किसान अतिथि के रूप में आए। उनसे हम एक आग्रह किया कि आपको मुख्य अतिथि तो बुलाया, आपका सानिध्य हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन अब हम आपसे एक निवेदन करेंगे जिसको आपको स्वीकार करना होगा। और निवेदन क्या था? हम उन तीनों बंधुओं से ये आग्रह किया कि आप 1 बीघा जमीन के ऊपर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जैविक खेती करेंगे, जिसमें बीज भी आपका, खाद आपका, दवाई आपकी। और तीनों ने बड़ी आत्मीयता से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। भारत माता की जय। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? एक बार हाथ खड़े करें। ये ही हमारे अभियान को आगे बढ़ाने का एक मूल केंद्र बिंदु बनेगा। यहाँ से लौटने के बाद में जब आप अपने घरों की तरफ पुनः जाएंगे तो बीज के विषय में जितनी बातें हुई है, आज खाद के विषय में भी बात हुई, दवाई के विषय में भी बात हुई है। मैं मानता हूं एक व्यक्ति के संपर्क में 100 व्यक्ति होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत 2% तो होता है। लेकिन वो भी करने से होगा तो हम उन 2 व्यक्तियों से जुड़कर, पहला मैं स्वयं हूं और 2 मेरे साथ और हो जाएं, तो उन 2 व्यक्तियों से और आग्रह करेंगे कि आप सब भी बीज अपना तैयार करेंगे, आप खाद भी अपना तैयार करेंगे, दवाई भी अपनी तैयार करेंगे। अब 3 व्यक्ति हमारे साथ हो चुके हैं और मेरा विषय भी साथ में नया साथ चल रहा है कि जैसा अभी भाई साहब दुबे जी ने भी आपको बताया कि बीजों के विषय में हमें काम करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा, भारतीय किसान संघ नवाचारी किसानों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनकी मदद करता है, उनको मार्गदर्शित करता है। तो मैं आज इस कार्यक्रम में भी आप सब लोगों को एक आग्रह करूंगा, जब एक गांव की महिला बिना चप्पल पहने 10 साल तक गांव में मेहनत करके पद्मश्री तक के सफर को तय करती है, तो भारतीय किसान संघ के जो गांव में रहने वाले कार्यकर्ता है, उन्हें भी नवाचार की राह पर आते हुए राष्ट्र में कीर्तिमान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, ये नवाचार, ये नवोन्वेषी, ये प्रयोगधर्मी, ये इनोवेटर्स, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसा ऐसा प्रयास करें? भाई साहब ने आपको अभी बताया कि हमें एक पाली से एक तिनके से क्रांति आ सकती है। ये बीज के रूप में बताया, मैं तिनके के रूप में बात कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, पिछली वर्ष हमारे तालाब के किनारे एक छोटे से गड्ढे में एक घास खड़ी है और मैं 3 महीने तक लगातार उसको चेक कर रहा हूँ। उस घास पर 90 बालियां उस पर लगी हुई, वो गड्ढे के अंदर है और उसमें पानी भरा हुआ है और जस्ट वो श्रमिक की जो अपना उसका श्रमिक का जो आवास है उसके पास में नाली निकल रही है, वहां पर है, हरा भरा है, कीड़े उस पर बैठ रहे हैं, रोग उस पर नहीं लग रहा है। और ऐसा करते उसने 3 महीने का सफर पूरा करने के बाद वो अपनी बाली को तैयार कर चुका है। जैसे ही वो बाली तैयार हुई, उनमें से जितनी बालियां तैयार हुई मैंने इकट्ठा करके उस श्रमिक को दिया। मैंने कहा एक काम करना है, इसको छप्पर में सुखा देना। सुखाने के बाद उसका जितना बीज इकट्ठा हुआ वो मिलेट्स के हैं, मोटे अनाज जिसकी बात कर रहे हैं अपन, जो पोषित अनाज है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने उसको भेजा वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने बताया कि ये अच्छा मिलेट्स हैं,
और इससे अपना काम हो सकता है। इस बार उस एक पौधे से हमें जो 100 ग्राम बीज मिला है उसमें 25 मीटर स्क्वायर की हमने एक क्यारी बना ली है और 6 प्रकार के मोटे अनाज अभी वहां पर लगे हुए हैं। उसमें से जो 6 प्रकार से जो 7वां प्रकार है वो हमारा स्वयं का है और 6 प्रकार पंजाब से मिलेट्स वाले जो बंधु हैं उन्होंने 6 प्रकार के अनाज हमारे को बेचे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो 20 बाई 25 की जो क्यारी है वो 6 प्रकार 6 बीघा जमीन में वो क्यारी आपको अलग ही दिख रही है। आप लोगों ने अवलोकन नहीं किया होगा, मुझे जानकारी नहीं किया या नहीं किया, लेकिन वो क्यारी बिल्कुल आपको अलग ही नजर आ रही है क्योंकि वो स्थानीय परिस्थिति में पानी से, बीमारी से, कीड़ों से सबसे झगड़ा करके अपना आप को स्टेबल करके उसने अपना बीज तैयार करने के बाद में पुनः वहां पर स्थापित हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि वो बीज भी आने वाले टाइम में हाड़ौती के किसानों के लिए कीर्तिमान बना सकता है। ये एक हमारा प्रयास था। अब इसमें कोई पूछे कि आपके पास तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आपके पास बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं, आपके साथ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या उस एक पौधे को सहेजने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है? क्या उस एक पौधे में से या 100 पौधों में से अच्छा पौधा निकालने के लिए किसी तकनीकी साइंटिस्ट की जरूरत है? क्या उस पौधे को देखने के लिए बहुत बड़े नॉलेज की आवश्यकता है? नहीं। सामान्य व्यक्ति खेत में घूमते हुए, निरीक्षण करते हुए पौधे का चयन करके उसका आगे के सफर को तय कर सकता है। पहली चीज आई थी बीज के विषय में क्या नवाचार कर सकते हैं, अच्छा बीज जिनको भी आपको दिखता है उसका संकलन करना चाहिए। दूसरी बात, हम अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। जैसे हमने कल ही मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि सृष्टि की रचना बीज से शुरू हुई है, तो सृष्टि जहां भी विषय आता है तो हमारी परंपराओं का भी विषय आता है। बीज के साथ हमारी परंपरा पूरी जुड़ी हुई है। बीज कब लगना है, कब नहीं लगना है, इसके विषय पे पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन अभी हो रहे हैं, अधूरे हैं और आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी परंपराओं को उसके साथ जोड़ सकते हैं? क्या कल माननीय हुक्म जी भाई साहब ने बताया कि चना, चित्रा, चोगना और आगे उन्होंने नहीं बोला, वो गुमती है कि स्वाति क्यों हुए, स्वाति क्यों हुए। चित्रा नक्षत्र में चना लगाने से उसका उत्पादन अच्छा होता है, वहीं स्वाति नक्षत्र में गेहूं लगाने से उसका उत्पादन अच्छा होता है। ये दोनों अक्टूबर से नवंबर के मध्य में आते हैं। अब आपके पास बीज आपने बहुत अच्छा ले लिया, लेकिन आपने इस नक्षत्रीय ज्ञान को नहीं समझा तो आपका नुकसान होना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा उदाहरण आपको और बोलता हूँ। अपने राजस्थानी के अंदर एक छोटी सी कहावत है, बुद्ध बोनी और शुक्र लावणी। सुनी है ना आप लोगों ने? मैं ये पुनः इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमें कहीं ना कहीं परंपराओं को हमें वापस सहेजना पड़ेगा। बहुत बड़ा सटीक आंकलन 4 पेज का हमारा बना है। एक लाइन है हमारी, बुद्ध बोनी और शुक्र लावणी। बुद्ध बोनी वो आनी और शुक्र लावणी। अब इसका पूरा हिंदी अर्थ आप समझना कि बुधवार को बिजाई करनी चाहिए और शुक्रवार को कटाई करनी चाहिए। ये हमारी राजस्थानी कहावत में एक लाइन में इतनी सी बात है, लेकिन इसके पीछे 4 पेज का सटीक आंकलन देखना। ये हमारा सटीक आंकलन ये है कि हमने पिछले 5 सालों के जितने वास्तु की कैलेंडर है उनकी तरफ आकर्षित होता है, तो आपको ये पता होगा कि जल तत्व जमीन से ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? कहां पर आएगा? यदि जमीन से जल तत्व ऊपर की तरफ अभिगमन करता है और अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से करता है और उस समय आप बीजाई करते हैं, तो आपके बीजों का अंकुरण प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा? अब इस प्राकृतिक व्यवस्था से, आणविक ताकत से जो बीज की अंकुरण प्रतिशतता बढ़ी है, क्या वो रोगों को सहन करने की क्षमता कम होगी या ज्यादा होगी? कीड़ों से लड़ने की क्षमता कम होगी, ज्यादा होगी? उसका उत्पादन कम होगा कि ज्यादा होगा? क्यों होगा? क्योंकि उसको प्राकृतिक व्यवस्था मिल रही है। अब दूसरा शब्द आया शुक्र लावणी। ये ना केवल मेरे कहने से मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पुनः घर जाकर 10 रुपए में जंत्री मिलती है कैलेंडर, आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर 10 रुपए में 10 साल के पूरे कैलेंडर आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। और एक बार आप देखना कि बुधवार के आसपास आपकी पूर्णिमा आ रही है कि नहीं आ रही है, और शुक्रवार के आसपास आपकी अमावस्या आ रही नहीं आ रही। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अमावस्या शुक्रवार के आसपास आने से चंद्रमा के
चंद्रमा की जो अंधकार है वो अपने इस पृथ्वी मंडल पर पूरा विद्यमान होता है। जब चंद्रमा का अंधकार पृथ्वी पर विद्यमान होने की वजह से जल तत्व तो नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? नीचे जाएगा ना। अब एक बात बताया कि बुध मौनी और शुक्र लावणी, शुक्रवार को क्या करना है? कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारे जब बीजों को हम संरक्षित करते हैं तो नमी कितनी होनी चाहिए? 10 से 12% तो नहीं बताया। अब यदि जमीन से जल तत्व नीचे की तरफ अभिगमन कर रहा है तो जिस अनाज को आप काट रहे हैं उसमें नमी अतिरिक्त होगी या नॉर्मल होगी? ये काम प्राकृतिक व्यवस्था से हो रहा है। आपको सुखाने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रश्न था कि आपको उसमें नमी ज्यादा होगी या क्या होगा? आपको कटाई की व्यवस्था उस अनुरूप करनी है कि प्राकृतिक व्यवस्था से आपका संतुलन बना रहे। तो बुध मौनी और शुक्र लावणी ये करने से आपकी कटाई का काम भी ठीक हो जाएगा और आपकी बिजाई का काम भी ठीक हो जाएगा। ऐसे कई सारे विषय, हालांकि हम बहुत बड़े शोध और अध्ययन कार्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें वृक्ष संहिता और ऐसे कई सारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनको वापस राजस्थानी कहावतों से होते हुए, वैज्ञानिक अध्ययनों से होते हुए हम उसके आसाप में गुजरने की कोशिश करते हैं। तो ये विषय इसलिए यहाँ रखा कि परंपराएं हमें दादा परदादाओं ने ऑलरेडी दे दी, हम थोड़े से अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उस पर पुनः आने की हमारे को आवश्यकता है। जहां मैंने कहावतों की बात की है तो इसमें हवाओं का भी हमें वेग का ध्यान रखना होता है। आप लोगों में कितने लोगों को जानकारी होगी मुझे नहीं पता कि अपने यहाँ पर हवा के वेग को देखकर ये तय हो जाता है कि मौसम कैसे होगा। जैसे अभी सावन का महीना निकला है और अभी भाद्रे का महीना चल रहा है, तो हमारे राजस्थानी में कहावत है सावन में सूर्य भाद्रवे परवाई। सावन में सूर्य हवा चलती है तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन भाद्रवे में परवाई चलती तो ही ठीक है। लेकिन आसो में नाड़ा टाकन, आसो जो महीना है उसमें जस्ट इसके बाद का, तो उसमें फिर नई हवा नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें हमारे को ध्यान में होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा को लाभ मिलेगा बीज में, खाद में, दवाई में, सब चीजों में, जिससे हमारा खर्चा कम लगेगा। जैसे नाड़ा टाकण बेल बिकावण तुम चालनी आधा सवण, हमारे हवाओं का ध्यान नहीं, हमारे को बिजाई का ध्यान नहीं, हमारे को खाद का ध्यान नहीं, और हम केवल और केवल जैसी यहाँ विधि बताई इनके साथ परंपराओं के विषय को साथ लेकर चलेंगे तो हमें सटीक चीजें साथ मिलेगी। अब यहाँ पर खाद के विषय पर बात आई थी, परसों भी खाद के विषय पे हमारा यहाँ सत्र हुआ था, और आज बीज के साथ में खाद का एक नया विषय शुरू हो रहा है। जब तक हमारा बीज पोषित नहीं होगा तो हमारी जमीन जब तक पोषित नहीं होगी, उसे मिलने वाला अनाज, उसका बीज वो पोषित नहीं होगा तो उसके खाने वाला व्यक्ति पोषित होने की संभावना है क्या? तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा बीज तैयार करेंगे लेकिन उसके पोषण की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इसकी भी चिंता हमें साथ करनी चाहिए। मैं पुनः इस बात की आपको ध्यान दिला दूं कि हम राजस्थान के अंदर परंपराओं के साथ चलने वाले लोग हैं, तो पूरे भारत में ये परंपराओं का समावेश होना चाहिए। राजस्थानी में एक छोटी सी कहावत है, बहुत सुंदर लग रही है कि खाद पड़े तो खेत नहीं तो माटी रे, खाद पड़े तो और नहीं तो माटी रे। अब कितनी बड़ी बात है। हमने ये बताया, हमारे वैज्ञानिक हमें ये बताते हैं कि जब तक भूमि पोषित नहीं होगी, हमारा बीज पोषित नहीं होगा, हमारा अनाज पोषित नहीं होगा, हमारा उपभोक्ता पोषित नहीं होगा। और पोषण का मूल साधन हमारे पास क्या है? खाद है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, हमारे किसानों ने क्या कहा, खाद पड़े तो खेत नहीं तो माटी रेत। अब आते हैं अपन खाद के विषय। भारत में 70% किसानों की खाद बनाने की व्यवस्था त्रुटिपूर्वक है। हम लोग गोबर को सूखे में, खुले में छोड़ते हैं, उस पर सूर्य की सीधी किरणें और पानी की सीधी बूंदें गिरने की वजह से खाद के मूल तत्व है वो पानी से नीचे की तरफ लीक छोड़ हो जाते हैं, या उसमें जो नमी संरक्षित होती है वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से पुनः इवेपोरेट हो जाती है। अब काश्तकार से यदि वो पूछा जाता है कि खेत में क्या डाला, तो आप सब किसान बंधु क्या कहते हैं? हमने खाद डाला। जबकि वो खाद के रूप में परिवर्तित हुआ नहीं है और गोबर के रूप में वो रहा नहीं है, तो बीच में बचते हैं कंडे। क्या बचते हैं? कंडे। आप लोग मेरी बात से सहमत है ना?
हम लोग खेत में कंडे डालते हैं और अब ये कंडे इसको खाद में बदलने के लिए कम से कम भी 30 दिन का समय लगता है। अब आपने बीज कितना भी सुंदर लिया, कितना अच्छा बीज, सुंदर बीज, उत्तम बीज आपने लिया है और अब आपने ये खाद डाला है, कौन सा, कंडों वाला, इसको समय लगेगा 25 दिन। अब आपने जिस बीज को जमीन में बोया है उसको अंकुरण के ठीक 30 दिन बाद वानस्पतिक वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। भोजन का समय यहाँ पर 1 बजे है और खाना बनेगा 2:30 बजे, तब तक हमारी पेट की सारी क्या होगी स्थिति, सारे चूहे कुतरने शुरू होंगे कि नहीं होंगे। ठीक वैसी ही व्यवस्था कि खाद हमने डाला नहीं, हमने कंडे डाले, कंडे 25 से 30 दिन बाद जाकर खाद देना शुरू करेंगे। बीज हमने अच्छा डाला और बीज को ठीक 30 दिन पर पोषण की व्यवस्था चाहिए, पोषण की व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से उसका पुष्पन, उसकी वानस्पतिक पैदावार क्या होगी, बड़ी कम होगी। और क्या होगा, इस दौरान जब किसान को लगेगा कि मेरी फूट फाट कम है, मेरी फसल की पैदावार अच्छी नहीं है, उस दिशा में वो पुनः बाजार की तरफ क्या करेंगे, वो वहां पर जाएंगे कि यार भाई साहब, उस दुकानदार को बताएंगे भाई साहब इस बार हमारी फसल की बढ़ती अच्छी नहीं हुई है। इसी बीच में मेरे जैसा व्यक्ति भी इस दुकान पर खड़ा है, वो पूछेगा खाद कितना डाला, यानी 4 टोली। लेकिन पुनः जागरूक व्यक्ति होगा, वो पूछेगा खाद डाले या कंडा। उस समय इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो क्या विषय रहा कि हम लोगों को खेत में कंडे डालने की बजाय, ये वर्ष आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खेत में गोबर का चूरा जाना चाहिए। खाद शब्द संस्कृत के खाद्य शब्द से बना, जिसका हिंदी अर्थ होता भोजन। अब यदि आप लोगों को भोजन, या हम सब लोगों को भोजन की व्यवस्था रोटी की बजाय गेहूं से करी जाए, क्या पूर्ति हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। और यदि गेहूं देंगे तो उसके बाद स्वरूप तो रोटी का ही जाएगा अंदर, उसको आटा बनने के बाद, सेकने के बाद जाएगा। ठीक वैसी व्यवस्था इस वनस्पति जगत में हमारी फसल पर लागू होती है। हमें हमारी फसल में जमीन के अंदर कंपोस्ट खाद, सड़ी हुई खाद डालनी चाहिए। जैसे खाद का विषय आता है तो कुछ अलग अलग नाम हमारे सामने आते हैं। कुछ कहते हैं वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, कुछ कहते हैं गोकर्पामृत वाला खाद डालना चाहिए, कोई जीवामृत वाला खाद डालना चाहिए। ऐसे कई सारे विषय हमारे सामने आते हैं और कृषि जगत में बहुत बड़ा संशय अभी भी छाया हुआ है। हमारे केंद्र पर 14 प्रकार की खाद अभी ट्रायल वहां पर लगी हुई है। हमने ये पाया कि सारे डिकम्पोजिशन का काम गाय के गोबर में उपलब्ध जीवाणुओं के माध्यम से होना तय है। ऐसा हमारी लैब ने, हमारे खेत ने, हमारी पौधों ने देख के बता दिया है। तो इसका मतलब गाय के गोबर में रहने वाले जीवाणुओं को सुरक्षित करना, उनको संरक्षित करना, उनको सहेजना हमारा मूल दायित्व है, जिसकी वजह से आगे जाकर हमारी जमीन को पोषित करके हमारे अनाज से उसको अच्छा करके उसका उत्पादन अच्छा देगा। अब विषय ये आया कि हमारा गोबर, यदि हमारा गोबर खुले में पड़ा है तो उसके अंदर जीवाणु कम हुए हैं, तो क्या करना चाहिए कि वो जीवाणु ज्यादा हो जाए। तो हमने देखा कि गाय के गोबर के अंदर जो गोकर्पामृत की बात आई है, उसमें गुड़ और छाछ डाली जाती है। गुड़ का काम सुक्रोज का और छाछ का काम लैक्टोज का। तो क्यों नहीं हम भी हमारे गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें, हम हमारी गाय को छाछ पिलाना शुरू करें। ऐसा प्रयोग करने के बाद एक चीज और साथ आई कि जिस गाय के गोबर को हम जीवों का जो भंडार मानते हैं, उस पुराने गोबर के ढेर के ऊपर उस ताजे गाय के गोबर का घोल बनाकर डालने के बाद में भी हमारा गोबर जो है 25 दिन में अच्छी चाय की पत्ती की जैसी बदल जाती है। क्या हमें आवश्यकता है कि हमें बाजार से गुड़ लाना चाहिए? क्या हमें बाजार से गोकर्पामृत लाने की आवश्यकता है? क्या हमें जीवामृत बनाने की आवश्यकता है? क्या हमें वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करने की आवश्यकता है? मैं 1% भी इनके खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जमीन में बिजाई से कटाई तक का काम हमारे किसान के खेत पर हो जाए तो क्या गलत है? नहीं है। तो इस खाद को बनाने के लिए हम गाय को मध्य में रखते हुए इसकी गोबर में उपलब्ध जीवाणुओं का उपयोग करते हुए अच्छी खाद बनाई जा सकती है। क्या आसान काम है या कठिन काम है? अब इस विषय पर क्या प्रयोग होना चाहिए, आप लोग यहाँ से जाने के बाद में मैं आपको छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। आपको विश्वास है तो पूरे बड़े क्षेत्र पर कर सकते हैं, और आपको प्रयोग के तौर पे करना तो आप छोटे क्षेत्र पर कर सकते हैं। आप गाय का गोबर लीजिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम गाय का ताजा गोबर लीजिए। ताजे का अर्थ ये है कि 2-3 घंटे तक गाय का गोबर ताजा ही है।
और उसमें आप 10 गुना पानी मिलाइए। जैसे तगारी के अंदर आपने किलो भर ताजा गोबर दिया और उसमें आप तगारी भर के पुनः पानी डाल दीजिए, और एक छोटा सा गोबर का पुराना ढेर है, उस पुराने ढेर का बना के और वो तगारी से पूरे गोबर को उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसा आपको 2 हफ्ते बाद पुनः ये करना है, और आपको इतना ही अनुभव करना है कि 25 दिन बाद जो परत आई हुई है ना, उसको उठा के उसमें से आपको देखना है कि नीचे चाय की पत्ती की जैसी खाद आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। छोटा ये आपका बड़ा क्षेत्रफल है, आपको लगता है कि जब गोबर का उपयोग करना है और मुझे बड़े स्तर पर कर सकता हूँ और मेरा पूरे गोबर के ढेर पर ताजा गोबर को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप 10-20 किलो गोबर, ताजा गोबर गाय का उठा के और उसमें 100-150 लीटर पानी डाल के पूरी आपकी रेवड़ी के ऊपर डाल के देख लीजिए। ऐसा 2 बार करने के बाद तीसरी बार आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये काम आप अपने घर पर जाकर करिए। दूसरी बात, आप अपने बीजों को गाय के गोबर में, ताजे गोबर में आप लेपित करके एक बार आप उगा के छोटी क्यारी को आप देखिए। तीसरी बात, आप अपने फलदार पेड़ों को, औषधीय पेड़ों में एक बार 2-4 पेड़ों में ताजे गोबर का घोल बनाकर देखिए। ये सब प्रयोग गोमूत्र का एक बार छोटी, इस बार आप घर पर पधारेंगे तो आपके वहां पर जितना भी अनाज, तिलक, दलहन, औषधि, मसाला कुछ भी लगा हुआ है, उसमें छोटी सी क्यारी में गोमूत्र के अंदर 10 गुना पानी मिलाकर 1 टंकी का स्प्रे कर देखिए। और जिन 2-3 पड़ोसी किसानों से इस बार आगे अपने 1 बीघा जमीन में अनाज पैदा करने की बात हुई, उनको दिखाइए कि मैंने 1 टंकी के अंदर 15 लीटर के अंदर 1.5 लीटर गोमूत्र डाल के छोटे से एरिया में मैंने स्प्रे किया, इसमें ये परिवर्तन आया है। आप भी आकर देखिए, आपको ठीक लगता है तो वो भी उसमें आजमाइए। ये प्रयोग करने के विषय में गोमूत्र हो चाहे गोबर हो, 10 गुना पानी मिलता है। ये विषय इसीलिए कह रहा हूं कि हमें प्रयोगधर्मिता की राह पर जाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। अब आते हैं, हम कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो कीट नियंत्रण की जब भी आपको लगता है कि मैं अच्छा बीज तैयार करूं, अच्छा खाद डाल दिया, लेकिन मुझे कीटों का काम कैसे करना चाहिए, तो कल हमने स्पष्ट कर दिया था कि जितने कीड़ों को ज्यादा मारेंगे उतने कीड़े ज्यादा आएंगे, चाहे वो जैविक दवाई से मारेंगे चाहे वो रासायनिक दवाई से मारेंगे। ऐसा प्रयोग पिछले 3 सालों को करने के बाद जब मैं फेल हुआ तब मुझे समझ आया। 18 प्रकार की बेल वर्गीय सब्जियों के ऊपर 45 प्रकार के ट्रीटमेंट करने के बाद भी कद्दू का लाल कीड़े का कंट्रोल हम नहीं कर पाए, और हमने देश भर में आह्वान किया कि जो भी आकर इस बीमारी का नियंत्रण करेगा, उसके रहने की, भोजन की, और उसके दिमाग में जो उपचार चल रहा है, उस उपचार की व्यवस्था के बाद उसको जो उसके खर्च आया उसको देने का भी हम वादा कर रहे हैं। लेकिन इस कद्दू में लगने वाला लाल कीड़े का निदान जैविक पद्धति से हो जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यवान मानेंगे। पिछले 3 वर्षों से ये संघर्ष के दौर में मैं सम हूं कि अभी तक उस कीड़े का निदान किसी बड़ी कंपनी वाले, प्रोडक्ट बेचने वालों ने भी अभी ये काम नहीं कर पाए। मैं किसी की यहाँ पर वो नहीं बता रहा हूँ कि वो फेल हो गए, या मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये पाया कि 45 प्रकार के उपचार करने के बाद में भी हम उस कीट का नियंत्रण नहीं कर पाए। तो अंततः हमारे मनवीर सिंह जी रेडू हरियाणा से कीट साक्षरता मिशन के किसान हैं, उनको हमने यहाँ बुलाने के बाद पूछा कि भाई साहब हम इन कीड़ों का नियंत्रण कैसे करेंगे। बोले इन कीड़ों को आप छेड़ो मत, अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। मैंने कहा है कि हाँ, आप कीड़ों को जितना स्प्रे ज्यादा करेंगे, चाहे वो जैविक हो चाहे रासायनिक हो, उतना ज्यादा बढ़ते जाएंगे। उनका ये बात तो ठीक है। तो मैंने उनसे 3 प्रयोग वापस समझे, तो उसमें एक चीज समझ में आई थी कि खीरा में नवंबर में एफिड लगने की वजह से हमने 17 प्रकार के स्प्रे करने के बाद में भी खीरा खत्म हो गई थी, लेकिन हमारी नॉर्मला गैलार्डिया के अंदर वही एफिड लगने की वजह से हमने कहा अब इस बार वैसे भी फूलों का मार्केट नहीं है, इस एफिड का कंट्रोल करना एक बार आप छोड़ दीजिए। मेरे कर्मचारी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी मेरे साथ हैं, हमने कहा इसको राम भरोसे छोड़ दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि खीरा तो स्प्रे करते करते खत्म हो गई, और जिस गैलार्डिया में हमने स्प्रे नहीं किया वो अपना आप ही कंट्रोल हो गई। ऐसा ही मिर्ची के अंदर हुआ कि मिर्ची में फरवरी के अंदर रस्सू से कीड़े लगे, हम स्प्रे करते करते थक गए, मिर्ची खत्म हो गई, लेकिन मूंग में हमने स्प्रे नहीं किया, मूंग हमारा अच्छा हो गया। तो आप चाहे जैविक खेती कर रहे हैं चाहे रासायनिक, कीड़ों को मारिए मत। अब इसको क्यों, क्या है इसका विजय,
कीड़ों को ये लगता है कि मेरी संतति खत्म होने जा रही है। जो कीड़े की अपनी एक अवस्था है, सबसे पहले अंडा देगा, फिर तितली बनेगी, ये ऐसा 4 पद्धति में उसका चक्र बनता है। तो जैसे एक कीड़ा 15 दिन में अपनी जीवन अवस्था को पूरा करता है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी संतति संकट में है, तो 15 दिन की बजाय 12 दिन पर आते हुए, 8 दिन पर आते हुए अपने आप को 7 दिन पर लेके आ जाएगा। आप जितने ज्यादा स्प्रे करेंगे वैसे अपने आप में वो परिवर्तन कर लेगा। पीछे सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक वाक्य लिखा हुआ है कि युगानुकूल अपने आप में परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कीड़े कर लेते हैं और हमारी फसल को खा जाते हैं। और ऐसा हमारी सनातन संस्कृति ने पहले हमारे पूर्वजों के ऊपर, राजा महाराजाओं पर जब संकट होता था युद्ध में, तो उनको लगता था कि मेरी संतान अब खतरे में है, तो जो गर्भवती माँ है वो 9 महीने से पहले 7 महीनों में भी अपना गर्भपात करवा के बच्चों को उत्पन्न करके आगे खड़ा कर सकती है। तो वही व्यवस्था कीड़ों पर भी लागू होती है कि कीड़े को लगता है कि अब यहाँ ज्यादा स्प्रे हो रहा है, तो अपनी 15 दिन के जीवन चक्र को 7 दिन में निपटते हुए वो अपने आप को हाजिर मिलता, अपनी संतति को बचाते रहता है। इसे मेरे ऐसे कई सारे लम्हे भी हैं, ये मेरे नहीं, इस समग्र सभी किसानों के अपने अनुभव भी हैं। हम लोग उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं और जैसा सब मार्गदर्शित करते हैं हम प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे कई सारे सैकड़ों, वैसे हम लोग महीने में एक दिन, हर महीने की 15 तारीख को हमारे केंद्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखते हैं। और जो ये बातें अभी भाषण के स्वरूप में आपको बता रहा हूँ, वो चीजें प्रैक्टिकली हम वहां बताने का प्रयास करते हैं ताकि सब किसान आकर उसको देखें। ऐसे कई सारे नवाचार हम लोग कर रहे हैं, किसानों से करवा रहे हैं, परिणाम आते हैं तो आगे बताते जाते हैं। तो अल्प समय में जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने बताने का प्रयास किया है। बोलने का थोड़ा सा मेरा मादा उग्र प्रवृत्ति में है, तेज बोलता हूँ, कई बार किसी को चुप जाती है बातें, तो मैं अबोध बालक के रूप में आपसे मैं माफी भी मांग लेता हूँ। 2 दिन में कई सारे ऐसे विषयों में बीच में भी मैं टोकता रहता था, तो उसमें मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरे योगी है और हमारे केंद्र के योगी, जो भी आपको विषय लगता है कि इसमें हमारे को कोई मदद चाहिए, तो हम आप एक दूसरे से मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकता है। मेरे नंबर आप लोग लिखिए 95 जिनके पास नहीं है 9571 60 8164 95 71 60 8164।